रिकेट्शियाज इनकी मॉर्फोलॉजी और इनके साइज हम देखें तो दीज आर हैविंग 0.7 to 2 माइक्रोमीटर इन साइज और they are obligate intracellular parasite. They are gram negative bacteria, sometimes rods and sometimes प्लियोमॉर्फिक। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये वीक बैक्टीरिया होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है लेयर वो थिन होती है। बेसिकली जो इनके ग्राम नेगेटिव वीक इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्ट्रक्चरली ये जो है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के साथ ये सिमिलर होते हैं और इनके जो एंजाइम्स होते हैं इनमें राइबोसोम्स होते हैं, तो ये जो है ये इसके स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के साथ। और शुरू में ये बोला जाता था या इसको समझा जाता था कि ड्यू टू देयर साइज और इनकी जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन था उसके बेस पर ये समझा जाता था कि दे आर वायरसेस, बट ये वायरसेस नहीं होते। और ये जो है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर इनके ये ग्रो होते हैं, इस बेस पर इनको जो है वायरसेस समझा जाता था, लेकिन ये वायरसेस नहीं थे। अच्छा, इसके बाद जो है दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट एक्सेप्ट कॉक्सिएला। कॉक्सिएला बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्यू फीवर कॉज करता है। क्यू फीवर जो है वो टिक लाइसिस या जो है किसी भी आर्थ्रोपोड से जो है वो नहीं फैलता है। बेसिकली जो कॉक्सिएला है वो जो फैलता है ये शीप्स, कैटल्स और जो गोट्स होते हैं उनके अंदर ये मैमेलियन रेजर्वॉयर्स होते हैं, तो उनके थ्रू ये फैलता है ड्यूरिंग मिल्किंग, ड्यूरिंग हैंडलिंग। जो है मैमेलियन रेजर्वॉयर्स की वजह से जो है मैमल्स के अंदर, शीप्स, गोट्स के अंदर रहने की वजह से ये स्प्रेड होता है और उनसे जो है लोगों तक पहुंचता है। और इसके जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉक्सिएला बर्नेटी कहा जाता है उसे। अच्छा, ये ज़्यादातर जूनोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनके थ्रू फैलते हैं और जो है इसमें एनिमल्स इन्वॉल्व हैं, एनिमल्स के थ्रू भी जो है ये फैलते हैं, तो इसलिए जो है इसको जूनोटिक इन्फेक्शन कहा जाता है। नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, क्योंकि ह्यूमंस से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने का या ये कहें कि ये लगने वाली बीमारी है, ऐसा कुछ अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, ज़्यादातर ये टिक्स, फ्लीज, माइट्स और जो है और लाइसिस या लाइसिस फीसिस के थ्रू जो है ये स्प्रेड होता है। और इनकी जो स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग में जो वैसे तो आपके जो नॉर्मल स्टेन्स हैं, नॉर्मल स्टेन्स जो हैं उनसे ये स्टेनिंग नहीं होती है। इनकी जो स्टेनिंग के लिए जो यूज़ किए जाते हैं स्टेन्स वो जिएम्सा, जिमेनेस और मैशावेलो जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, इनके जो इसके अंदर जिएम्सा स्टेनिंग है उसमें बैक्टीरिया जो है वो ब्लूइश पर्पल अपीयर होते हैं, जबकि जिमेनेस स्टेनिंग जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो रेड कलर के अपीयर होते हैं और जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लूइश ग्रीन बैकग्राउंड होता है। बट इन मैशावेलो स्टेनिंग दे लुक ब्राइट रेड ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड। तो ये जो है इनकी स्टेनिंग का है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्योंकि ये नॉन मोटाइल भी होते हैं और नॉन स्पोरिंग होते हैं,
तो इसके आगे हम इनके बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर इनको जो है कल्चर किया जाता है, किया जा सकता है, किस किस तरीके से। इसके बाद इनकी अगर ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ इनकी जो है वो डेवलपिंग चिक एम्ब्रियो जो है उसके अंदर जो है चिक एम्ब्रियो के अंदर जो है वो डेवलप हो सकता है। सेकेंडली जो सेल कल्चर है, सेल कल्चर के अंदर ये ग्रो कर सकते हैं इन्हें। सेल कल्चर किसी भी तरह का हो सकता है, यानी इसमें 3 स्पेसिफिक जो हैं और सेल कल्चर्स हैं जो कि जिनके अंदर ये ग्रो कर सकते हैं, जस्ट लाइक के गोल्डन हैमस्टर सेल्स हैं या माउस एल सेल्स हैं, चिकन एम्ब्रियो फिब्रोब्लास्ट है उसके सेल्स हैं। तो ये तमाम तरह के जो सेल्स हैं ये इन 3 तरह के इनके अंदर ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है डेवलपिंग चिक एम्ब्रियो जो है इसके अंदर भी ग्रो हो सकता है कि जब आपका जो चिक है वो बाहर आएगा तो वो ऑलरेडी जो है उसके अंदर जो है रिकेट्शिया प्रेजेंट होगा। अभी जो मैंने आपको बताया कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं, तो इसके अंदर जब ये सेल्स के अंदर जाता है, सेल्स के अंदर जाकर वहाँ पर जो है अपने आप को डेवलप करना शुरू करता है और अपने जो जो इनकी अंदर जो बाइनरी फिजन के थ्रू जो इनकी रिप्रोडक्शन होती है, बेसिकली होता क्या है कि ये जो है NAD+ और जो कोएंजाइम A है, ये 2 तरह के एनर्जेटिक कंपाउंड्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, 2 इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं NAD+ और कोएंजाइम A। ये दोनों जो हैं ये इनके अंदर एबिलिटी नहीं है कि ये इसको बना सकें। तो इसीलिए क्या होता है कि जब ये सेल्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ये उन सेल्स की जो ये दोनों इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं ये यूटिलाइज करते हैं और फिर इनकी जो है रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये बाइट्स के थ्रू या टिक्स के थ्रू जो है ये फ्लीज के थ्रू ये पहुंचते हैं, तो टिक बाइट जो होती है, अगर टिक्स जो है किसी को काटती हैं तो ये जो टिक बाइट्स हैं इनसे जो ऑर्गेनिज्म जो स्प्रेड होता है वो है रिकेट्शियाई। ठीक है, इसके बाद जो है जो लाइस फीसेस होते हैं, लाइस फीसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होता है वो है रिकेट्शिया प्रोवोज़ैकी। फिर इसके बाद जो रेड फ्लीज होती हैं, रेड फ्लीज के थ्रू जो स्प्रेड होते हैं, रेड फ्लीज के थ्रू रिकेट्शिया टाइफी जो है वो स्प्रेड होता है। ठीक, ये अब हमें पता चल गया। अच्छा, इसके बाद जो है होता क्या है कि जब ये जो भी ऑर्गेनिज्म है ये ब्लड स्ट्रीम्स में या ह्यूमंस के अंदर जो है ये वहाँ पर जो लाइनिंग होती है वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं, जब वहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपकी लाइनिंग जो होती है उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो होता क्या है कि जब ये किसी भी बॉडी के अंदर
इनसाइड द बॉडी जो है ये चले जाते हैं, उसके बाद इनकी जो डिजीज़ कॉजिंग जो इनका सिनेरियो है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक सिमिलर है। पहले क्या होता है कि ये जो है अटैच हो जाते हैं टू एंडोथेलियल सेल्स, के एंडोथेलियल सेल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ये दाखिल हो जाते हैं और फिर वहाँ पर इन्वेड हो जाते हैं, यानी दाखिल होके और फिर वहाँ पर वहाँ पर दाखिल होते हैं और फिर इन्वेड हो जाते हैं। अच्छा, इस जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर हर एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है जो कि लिपोपॉलीसैकेराइड्स और जो रिकेट्शियल आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है उन दोनों के बीच में ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है। अच्छा, रिकेट्शियल आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं इनको आप रॉम्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉम्ब्स। अब इनको जो है ये जो है दो तरह के होते हैं रॉम्ब्स। एक होते हैं रॉम्ब्स ए एंड रॉम्ब्स बी। सेकंड जो होता है वो बड़ा आएगा, रॉम्ब्स ए और रॉम्ब बी। दो तरह के होते हैं रॉम्ब्स। और होता क्या है, अच्छा इसमें जो है अभी हमने आपको बताया कि कई तरह के जो हैं प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे जिन्हें आप रॉम्ब्स कहते हैं। और रॉम्ब्स क्या होते हैं कि रिकेट्शियल आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमने बीच में अभी ये नहीं वर्बली मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी जो है दोबारा मैं इसको डायग्राम के साथ समझा देती हूँ कि अगर हम रॉम्ब्स को छोड़ के अगर हम इसकी जो स्ट्रक्चर बात करें तो स्ट्रक्चर जो है वो 0.722 माइक्रोमीटर, ये मैंने पहले आपको बताया था। अच्छा, इसके अंदर जो है बाहर की जो कैप्सूल लेयर होती है वो माइक्रो कैप्सूल लेयर होती है और इसके अंदर सर्कुलर क्रोमोसोम मौजूद होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है और साइटोसोल में मौजूद होता है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें और भी तरह के जो है एडिशंस और दूसरे जो हैं चीज़ें आती हैं जिसको हम आगे बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है। अच्छा, इसमें जो है अब हमने ये स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं कि अभी हम जो रॉम्ब्स का पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि रॉम्ब्स जो हैं दो तरह के होते हैं, रॉम्ब्स ए एंड रॉम्ब बी। ये ROMP ए या ROMP बी, ये रॉम्ब कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रॉम्ब जो होते हैं ये रिकेट्शियाई के अंदर सिर्फ रॉम्ब ए और रॉम्ब बी होता है, जबकि जो है रिकेट्शिया प्रोवोज़ैकी और रिकेट्शिया टाइफी जो है उनके अंदर सिर्फ रॉम्ब बी होता है। रिकेट्शियाई पूरा लिख देती हूँ। इसके अंदर रॉम्ब ए और रॉम्ब बी दोनों होते हैं, जबकि रिकेट्शिया प्रोवोज़ैकी और रिकेट्शिया टाइफी जो है दोनों के अंदर सिर्फ रॉम्ब बी होता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमने ये पता कर लिया कि जो है दोनों के अंदर जो है रिकेट्शिया प्रोवोज़ैकी और रिकेट्शिया टाइफी के अंदर रॉम्ब बी होता है। अच्छा, अब इसके बाद हम जो डायग्राम है उस पे आते हैं। अच्छा, जो ये जो
प्रोसेस होता है इंटरेक्शन का, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। और ये रिकेट्शियल आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन जिनको हम रोम कहते हैं और लिपोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं उनके अंदर होता है। अच्छा, इनमें क्या होता है, इसमें और भी ये आपने देखा होगा यहाँ पे SCP भी लिखा हुआ है। SCP का मतलब होता है सरफेस एक्सपोज्ड प्रोटीन्स और SCPs जो हैं सरफेस एक्सपोज्ड प्रोटीन्स होते हैं। सरफेस एक्सपोज्ड प्रोटीन्स, इनको आप एडिशंस भी कह सकते हैं। ये करते क्या है कि ये जो हैं जो SCPs होते हैं वो रोम्प A और रोम्प B जो है इन दोनों के साथ मिलकर ये जो आपका होस्ट सेल होता है, ये मैं मिटा देती हूँ। ये जो आपका होस्ट सेल है, होस्ट सेल के अंदर जो आपके ये प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और इनके साथ क्या करता है कि इनके साथ जो है जाके ज्वाइंट हो जाता है। अच्छा, ये जो आपके प्रोटीन है इसको जो है कहा जाता है KU70। अच्छा, KU70 जो है जब इसके साथ जाकर ये ज्वाइंट हुआ और ज्वाइंट होके अटैच हो गया, अटैच होने के बाद क्या होता है कि जब ये अटैच होता है तो क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और ये सिग्नल्स देता है। ये सिग्नल्स कहाँ देता है कि ये सिग्नल देता है और सिग्नल देने के बाद क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, सिग्नल देता है और यहाँ पे यूबिक्विटिनेशन स्टार्ट हो जाती है। यूबिक्विटिनेशन स्टार्ट हो जाती है और इसको मैं आपके लिख देती हूँ इधर कि जो यूबिक्विटिन लाइगेज होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं दोबारा से थोड़ा सा एक रिवाइज करवा देती हूँ कि अगर आपने वो पहले नहीं पता हो या अगर पता हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता हो तो हम जो है यहाँ पे देखते हैं कि यूबिक्विटिनेशन, ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली। इसके अंदर जो यूबिक्विटिनेशन होती है, यूबिक्विटिन बेसिकली यूबिक्विटिनेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि क्या करता है कि प्रोटीन्स की जो डिग्रेडेशन होती है उसको जो है रेगुलेट करता है। और जो ये KU70 है, KU70 जो है वो बेसिकली एक जो हेटेरोडाइमर है जो कि ये DNA के जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स होते हैं उनको जो है रिपेयर करता है। और ये जो है DNA रिपेयर सब यूनिट प्रोटीन, आप इसे कह सकते हैं कि DNA रिपेयर सब यूनिट प्रोटीन है जो कि DNA के साथ जो उसके डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, डबल स्ट्रैंड होता है उसके साथ बाइंड करता है और जो इसके ब्रेक्स होते हैं और DNA की रिपेयर करना होता है तो ये उसके अंदर रिपेयर करता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो है यूबिक्विटिनेशन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यूबिक्विटिनेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि कैसे स्टार्ट होता है कि यूबिक्विटिन लाइगेज जो है, यूबिक्विटिन लाइगेज यहाँ आता है, ठीक है, यूबिक्विटिन लाइगेज यहाँ आता है, यूबिक्विटिनेशन स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होने के बाद क्या होती है, फिर यहाँ पर सिग्नलिंग पाथवे जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जब ये यूबिक्विटिन लाइगेज जो है वो यहाँ आया तो यूबिक्विटिनेशन स्टार्ट हो गई। यूबिक्विटिनेशन कैसे स्टार्ट हुई कि यूबिक्विटिन लाइगेज जो है वो जाके यहाँ लग जाता है, ठीक है। जब ये यहाँ लग गया तो क्या हो गया, यूबिक्विटिनेशन स्टार्ट हो गई। अब यूबिक्विटिनेशन स्टार्ट हो गई तो वहाँ से क्या होगा
के सिग्नलिंग पाथवेज जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हो गए। अब इसके बाद क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाती है और रीअरेंजमेंट ऑफ एक्टिन्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा एक चेन की तरह चल रहा होता है और चेन की तरह चलने की वजह से क्या होता है कि आगे इसके अंदर मैंने अभी ये बताया आपको कि पॉलीमराइजेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एक्टिन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये होता क्या है, ये जो पॉलीमराइजेशन है या जो है ये रीअरेंजमेंट ऑफ एक्टिन जो है वो क्यों होता है? बेसिकली ये होता इसलिए है कि जब आपकी जो एक्टिन होते हैं, एक्टिन क्या होते हैं, ये स्फेरिकल प्रोटीन्स जो होते हैं जो कि फिलामेंट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? ये इनका काम जो है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस और मसल के जो सेलुलर जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के और जो उसकी जो सेल्स होते हैं उनकी जो प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि जो आपके पास जो ये एक्टिन होता है, एक्टिन क्या करता है कि अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो मसल्स होते हैं, मसल्स के जितने भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है उसके अंदर ये काम करते हैं। तो अब ये जब यहाँ पर सिग्नलिंग पाथवे जब यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे जब यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हो गया तो यूबिक्विटिनेशन जो है वो यहाँ पे यूबिक्विटिन लाइगेज जो है वो यहाँ पे आके अटैच हुआ KU70 के साथ। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि यूबिक्विटिनेशन स्टार्ट हुई। उसके स्टार्ट होते ही फिर क्या हुआ कि सिग्नलिंग पाथवे जो है, ये सिग्नलिंग पाथवे ये जो है वो स्टार्ट हो गया। अब इसने क्या करा, इसने जाकर पॉलीमराइजेशन कर दी और रीअरेंजमेंट स्टार्ट कर दी एक्टिन की। एक्टिन जो है वो क्या काम करता है, वो सेल्स जो होते हैं उनके अंदर उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में सारे में पाए जाते हैं, तो उसके अंदर ये सारी रीअरेंजमेंट कर देते हैं। अच्छा, रीअरेंजमेंट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर यहाँ पे एक आर्म लाइक जो है वो आप समझें कि फॉर्मेशन हो जाती है, कि आर्म लाइक फॉर्मेशन हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो सेल होता है वो अंदर जो भी आपका जो होस्ट सेल होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जब ये यहाँ पर इनकी जो अरेंजमेंट है ये चेंज हो जाती है, ठीक है, ये जब हमारी अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गई तो अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है ये अंदर इन्वेड हो जाता है, जो भी आपके सेल्स होता है उसके अंदर इन्वेड हो जाता है। इन्वेड होने के बाद क्या करता है कि ये जब अंदर इन्वेड हुआ तो आपका जो भी सेल है उसने ये क्या फॉर्म कर लिया, इसने ये जो है एक फेगोसोम फॉर्म कर लिया। ठीक है, क्या हो जाता है, ये एक फेगोसोम अंदर फॉर्म हो गया जो कि जो है
इस बैक्टीरिया को अंदर लेकर आ गया है। सही है, इसको मैं मिटा देती हूँ क्योंकि अब इसका काम ख़त्म हो गया है। तो अब जो है इसको लेकर आ जाता है। अब ये क्या हो गया, ये जो है ये आपके पास फेगोसोम फॉर्म हो गया। फेगोसोम जो है वो क्या करते हैं, वो जितने भी सेल्स होते हैं उनको फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। अच्छा, फेगोसोम जब फॉर्म हो गया तो अब क्या हुआ कि अब इसमें से निकलने के लिए, इस वाले जो एरिया है इसके अंदर से निकलने के लिए आपका जो रिकेट्शिया होगा, रिकेट्शिया को जो है वो क्या यूज़ करेगा, वो फॉस्फोलाइपेज डी और TLYC जो है वो यूज़ करेगा। फॉस्फोलाइपेज डी और TLYC जो है वो यूज़ करेगा। अच्छा, ये फॉस्फोलाइपेज डी जो है इसका तो समझ में आता है कि जो लाइपेज जो है वो क्या करेगा, इसको तोड़ने का काम करेगा, ठीक है, इसको ब्रेक करने का काम करेगा, ये जो आपका फेगोसोम है। अच्छा, TLYC क्या होता है? TLYC बेसिकली जो ये जो आपके रिकेट्शिया होता है, रिकेट्शिया क्या यूज़ करता है, TLYC होता है, TLYA भी होते हैं, पैट होता है, PDC होता है, PLD होता है। तो ये जो है ये क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ये जितने भी तरह के मैंने अभी आपको नाम लिए कि ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं कि वो फेगोसोमल जो मेम्ब्रेन होती है इसको ये तोड़ दें, ये यहाँ से ब्रेक करते हैं ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो आसानी से जा सके। ये इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद क्या करते हैं कि इसमें से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद क्या होता है कि जब ये अंदर मेन स्ट्रीम में आ जाता है तो वहाँ पर होस्ट सेल के अंदर ये स्टार्ट कर देता है बाइनरी फिजन। दैट मीन्स के अपनी जो रिप्रोडक्शन है ये वो स्टार्ट कर देता है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा अभी रिकेट्शिया का हो गया कि ये अंदर किस तरीके से एंटर होता है, ये अभी आपने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके आगे का जो है हम बताएंगे, और इसके अंदर जो है जो भी इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो आगे की, और रिकेट्शिया के अंदर जो भी अंदर जो प्रोसेस करता है और इसकी डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, वो सारी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।